Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric session, we continue with the unit number 5th, the nursing management of the child disorders. In this, we completed with the cardiovascular, the congenital and the acquired problems related to the child congenital जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और जो एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया था. ठीक है. Then next, today we continue with the another system, that is the GI tract. It means the gastrointestinal system से रिलेटेड हम जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. मीन्स जो माउथ से लेकर जो इंटेस्टाइन जो एनएस वाला एरिया है, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो बेबी के अंदर होता है, तो उसके अंदर जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स या फिर उससे रिलेटेड जो एक्वायर्ड प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है उनसे रिलेटेड हम जो नेक्स्ट सिस्टम के अंदर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो बर्थ के टाइम से ही उनके अंदर अवेलेबल रहते हैं. ठीक है. बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड ज्यादा जो अमाउंट के अंदर कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है वो अवेलेबल रहती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे द सीलिएक डिजीज. ठीक है. सीलिएक डिजीज एक टर्म सीलिएक और डिजीज इनसे मिलकर बना है. ठीक है. इट्स सेम, इसके अंदर भी हम इंट्रोडक्शन फेज इसके यदि टाइप्स अवेलेबल है तो टाइप्स. ठीक है. देन नेक्स्ट इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द मैनेजमेंट को जो वन बाय वन इसके अंदर हम लिस्ट आउट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वन द इंट्रोडक्शन फेज अबाउट द सीलिएक डिजीज. ठीक है. सीलिएक डिजीज इट इज एंड द एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है. मीन्स ये बर्थ के टाइम से अवेलेबल होने वाली जो एक फूड से रिलेटेड एक एलर्जी रिएक्शन होती है. ठीक है. Genetically, GI tract become sensitive to the gluten protein. ठीक है. मीन्स जो रिएक्शन इसके अंदर क्या होगा कि जेनेटिकली तो जीआई ट्रैक्ट होता है. ठीक है. मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है वो बर्थ के टाइम से ही जो जेनेटिकली वो जनरेशन जो उसके पेरेंट्स उसके अंदर उसको मिलती है, तो उनके अंदर ही डिफॉर्मिटी आने की वजह से जो जीआई ट्रैक्ट बिकम सेंसिटिव. ठीक है. मतलब उसके अंदर जो सेंसिटिविटी आ जाती है किसके अंदर, ग्लूटेन प्रोटीन. ठीक है. मतलब ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है वो यदि जब भी बेबी खाता है, ठीक है, मतलब बेबी जब भी उस ग्लूटेन नाम का प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि राइस, वीट, जो मतलब गेहूं वगैरह, ठीक है, और जो चावल वगैरह, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होता है जिनके अंदर ये जो प्रोडक्ट है जैसे कि चावल है, ठीक है, गेहूं है, अदर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनके अंदर ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को यदि वो चिल्ड्रंस को खिलाया जाता है तो उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाती है. ठीक है. तो इसी एलर्जिक रिएक्शन को जो उसका हमने जेनेटिकली उसको सीलिएक डिजीज के नाम से जाना जाता है. ठीक है. एज characterized by the alteration in the metabolism, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर जो अल्टरेशन उसके अंदर अराइज हो जाएगा. और डाइजेशन मतलब डाइजेशन का प्रोसेस जो काम होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी. और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन का जो न्यूट्रिशन उसको खाने के अंदर अवेलेबल है तो उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो ये मैकेनिज्म रहता है सीलिएक डिजीज. वर्ड सीलिएक इट मींस फॉर द इंटेस्टाइन से रिलेटेड है. ठीक है. वर्ड सीलिएक होता है वो बिलोंग्स करता है इंटेस्टाइन की जो लेयर्स के अंदर जो सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको सीलिया या फिर जो सीलिएक इट मींस की जो प्रॉब्लम जो इलियक मतलब जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है. ठीक है. तो वो सीलिएक डिजीज के अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन इसके अंदर होती है. The word celiac and the disease derived from the celiac, it means belonging to the abdomen. ठीक है. मतलब celiac वर्ड का मीन्स होता है कि उसका रिलेशन होगा वो एब्डोमेन से होगा. ठीक है. एज लाइक इसको
डिवीजन किया जाए तो सी स्टैंड फॉर द सीरियल्स, ठीक है, मीन्स जो धान होता है जैसे कि राइस, वीट, ठीक है, ओट्स, तो वो सीरियल से बिलोंगिंग करता है। और इसके पीछे वाला जो इलियक वाला पोर्शन है, ठीक है, इलियक इट मींस द इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, तो वो सीरियल्स का इफेक्ट पड़ता है जो इंटेस्टाइन के ऊपर, तो उसी डिजीज वाली कंडीशन को सीरियल डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मींस CE स्टैंड्स फॉर द सीरियल्स, ठीक है, मींस जो ये इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, जैसे कि ग्लूटेन प्रोटीन खाते हैं वो किसके अंदर होता है, सीरियल्स के अंदर, ठीक है, बेसिकली जो मेज, ठीक है, जो बार्ले, राइस, वीट, ठीक है, तो उनके अंदर होता है। और इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, जीआई ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, एब्डोमेन या फिर जो इलियक, ठीक है, मींस इंटेस्टाइन, जो इलियक वाला पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन फेज है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, मींस ऐसे कौन से फैक्टर्स जो इस कंडीशन को लीड्स कर सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं द कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट रीजन हो सकेगा कि अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है, अभी तक उसका एक्चुअल कॉज क्या है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बट हम सेम ऐसे जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उसका भी हम जैसे प्री एस्टिमेशन करते थे, मतलब खाली अनुमान लगाते थे, ठीक है, तो सेम इसके अंदर भी जीन्स के अंदर डिफॉर्मिटी मींस जीन्स के अंदर काफी जो क्रोमोसोमल उसके अंदर डिफॉर्मिटी होने की वजह से उस ऑर्गन्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शन जो हाइपर सेंसिटिविटी का नेचर उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो जेनेटिकल डिफॉर्मिटी वो बर्थ के साथ में उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंक्रीज द मास्ट सेल्स, ठीक है, इंक्रीज द मास्ट सेल्स, ठीक है, मास्ट सेल्स हमारे बॉडी के जो ब्लड वाले सर्कुलेशन के अंदर जो मास्ट सेल्स होती है, ठीक है, उनका जो मतलब फंक्शन होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस बनाना, ठीक है, मतलब कोई भी एंटीजन उसके अंदर आ जाए तो उससे रिलेटेड जो बॉडी को सेंसिटिव बनाना, ठीक है, उसको रेस्पॉन्स देना, इन्फ्लेमेशन करवाना, ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो सेल होती है वो हमारी मास्ट सेल्स होती है, ठीक है, तो किसी उस ऑर्गन जगह मतलब बेबी के अंदर जो बर्थ के टाइम से ही जो मास्ट सेल्स होगी वो यदि ज्यादा बढ़ी हुई होगी तो उस कंडीशन की वजह से भी सीवियर वाली प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इनटेक द ग्लूटेन प्रोटीन, बेसिकली ये कॉज जो प्रॉब्लम्स डिजीज है वो किसकी वजह से हो रही है, जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन, ठीक है, तो बेसिकली ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है वो यदि हायर लेवल के अंदर यदि मदर के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है तो बेबी के ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो बर्थ के टाइम से उसके अंदर अवेलेबल, या फिर वो बेबी होता है उसको बर्थ के बाद में यदि उसको खिलाया जाता है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जो हो सकती है, ठीक है। Then next alteration at the time of the organogenesis, ठीक है, मीन्स कि कोई भी जो abnormality arise हो जाना at the time of the organogenesis, ठीक है, organogenesis it means कि जब मतलब ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है वो जब बेबी उस मदर के यूट्रस के अंदर था, ठीक है, तब जब उस ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस उसका फॉर्मेशन हो रहा था जीआई ट्रैक्ट का, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर जैसे जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होने का रीजन मैटरनल जो लाइफस्टाइल, मदर यदि अल्कोहलिज्म का या फिर स्मोकिंग लाइफस्टाइल या फिर ड्रग एडिक्ट यदि थी, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई टेरेट्रोजेनिक सब्सटेंस मदर कोई हाईली जो पोटेंशियली जो मेडिसिन वगैरह यदि लेती थी तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, तो वो ऑर्गन का माल फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी, उसके साथ में बेबी होगा वो जन्म लेता है, ठीक है, या फिर जो मदर है, ठीक है, अदर जो रेडियोलॉजिकल जो टेस्ट वगैरह होता है वो उस मदर को एक्सपोज करवाया जाता है, मतलब मदर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रेडियोलॉजिकल जो इवेंट्स होते हैं वो उसको एक्सपोज करवाया जाता है, तो इनडायरेक्टली उसका कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से भी जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है, तो दीज आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर व्हिच मे लीड्स द
सीलियक डिजीज, ठीक है, जो सीलियक नाम के डिजीज का एटियोलॉजिकल फैक्टर्स और इंट्रोडक्शन फेज हमने डिस्कशन किया। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर द etiological factors regarding the celiac disease, then next heading the pathophysiology, the mechanism of the baby with the celiac disease, ठीक है, मीन्स कंजेनिटल प्रॉब्लम जो बर्थ के साथ में जो celiac disease उस बेबी के अंदर अवेलेबल है, तो उस बेबी के अंदर क्या मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। As a baby with the gluten hypersensitivity, ठीक है, मीन्स अ बेबी जिसने जन्म लिया है जिसके अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ग्लूटेन मतलब ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है, ऐसे सब्सटेंस खाएगा तो उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो इनटेक द फूड कंटेन द ग्लूटेन प्रोटीन, मीन्स वो जब ऐसे फूड प्रोडक्ट खाता है, ठीक है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बाद वाले टाइम पीरियड जब वो आर्टिफिशियली जो फूड स्टफ्स खाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इनटेक द फूड स्टेप कंटेन द ग्लूटेन प्रोटीन, वो ग्लूटेन प्रोटीन वाले जो फूड स्टफ्स होते हैं वो स्टार्ट खाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिले द इजीली डाइजेशन, ठीक, पहले तो क्या होता है कि उसका जो डाइजेशन होता है वो बड़ी मुश्किल से होता है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत उसके अंदर डाइजेशन होता भी है, ठीक है। तो वो फूड स्टफ से यदि खाना हम खाते हैं तो उसके जो प्रोटीन जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही खाना खाएंगे तो डाइजेशन के द्वारा जो फूड स्टफ जिसके अंदर ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है वो उस पेट के अंदर जाने के बाद में अलग हो जाएगा, केमिकल उसका नेचर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो डिले द इजीली डाइजेशन, या तो फिर उसके अंदर डाइजेशन होगा नहीं या फिर थोड़ा बहुत होगा तो उसके अंदर जो फूड स्टफ सेपरेशन द ग्लूटेन प्रोटीन, उस खाने के अंदर जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन था वो अलग हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट द रीच टू द इंटेस्टाइन, ठीक है, और वो आगे इंटेस्टाइन जो स्टमक से आगे की तरफ बढ़ता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो उसका मेटाबॉलिज्म हो या फिर उसका एब्जॉर्प्शन उसका यूटिलाइजेशन हो सके हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो वो जब इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए, ठीक है, तब जाके क्या होता है कि इट लीड्स destruction of the cilia of intestine and arise the inflammation, ठीक है। वो जब वो इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो इसी बेबी के अंदर क्या कंडीशन है कि उसके इंटेस्टाइनल की जो वॉल है, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट की जो वॉल है वो इस ग्लूटेन नाम के प्रोटीन से बहुत ही हाइपर सेंसिटिव है, मतलब उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन या फिर जो एलर्जिक रिएक्शन करने वाली जो सेल्स है उसके अंदर ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अपनी जो मुंह में जो न्यूट्रिशन का मूवमेंट करवाने के लिए जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन की लेयर्स के ऊपर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो इनका डिस्ट्रक्शन करने के बाद में उस खाने का एब्जॉर्प्शन होगा वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, और उस जगह के ऊपर जो लेयर्स है इंटेस्टाइन के वॉल की लेयर है जो उसके अंदर इन्फ्लामेशन उसके अंदर सेलुलर इंजरी होती है वो डेवलप कर लेती है, ठीक है, और उसके बाद में सिम्टम्स होते हैं वो अब नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म रहेगा जब बेबी के अंदर सीलियक नाम की डिजीज है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी द बेबी विद द सीलियक डिजीज, ठीक है, सीलियक डिजीज के साथ में जो बेबी रहेगा उसका मैकेनिज्म ये उसके अंदर रहता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट after the pathophysiology of the celiac disease and the baby with the celiac disease, उसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी हो क्या उसका मैकेनिज्म रहेगा डाइजेशन का, मेटाबॉलिज्म का और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो वो उसके बाद में आएगा द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मीन्स सीलियक डिजीज वाली जो बेबी जिसके अंदर कंडीशन उसके अंदर है तो उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन द डायरिया विद द बल्की स्टूल, ठीक है, मतलब डायरिया रहेगा और हायर अमाउंट के अंदर स्टूल होगा वो बनेगा, ठीक है। बेसिकली जब हमारा जो खाना होता है
वो हम जब कंज्यूम करते हैं तो वो यदि अच्छे से डाइजेशन या फिर उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो वो स्टूल होता है वो ज्यादा बनता है। ठीक है, मतलब जब भी खाना होता है वो उसका डाइजेशन या फिर उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता तो वो वेस्ट बन जाता है। ठीक है, और वेस्ट बनेगा तो ज्यादा अमाउंट के अंदर स्टूल होगा वो निकलेगा। ठीक है, बट इसी कंडीशन के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कुछ कि डाइजेशन होगा अच्छे से हो नहीं रहा है, मेटाबॉलिज्म वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो स्टूल है वो डायरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटरी जो स्टूल होगा वो बनेगा और वो भी ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि खाने का जो यूटिलाइजेशन वो बॉडी के द्वारा नहीं हो रहा है। ठीक है, वो वेस्ट के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो वो डायरिया विद बल्कि स्टूल, मतलब ज्यादा अमाउंट के अंदर स्टूल होगा वो बनेगा। Then next स्टेटोरिया। ठीक है, तो स्टेटोरिया इट मीन्स कि फैट विद स्टूल। ठीक है, मतलब जो स्टेटोरिया वाले कंडीशन का मतलब कि उस स्टूल के साथ में जो फैट, मतलब जो फैट नाम का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो भी उसके अंदर कंटेन है, मतलब बहुत ही फैटी उसके अंदर ऑयली सब्सटेंस होगा वो उस डायरिया के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो इंटेस्टाइन है या डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से जो फैट है उसका एब्जॉर्प्शन या फिर यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से वो स्टूल के साथ में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो स्टूल के साथ में यदि फैट होता है तो उस कंडीशन को स्टेटोरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सीलियक डिजीज के अंदर स्टेटोरिया वाली कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, उस बेबी के स्टूल के अंदर फैट का अमाउंट होगा वो ज्यादा मात्रा के अंदर अवेलेबल रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वेट लॉस। ठीक है, और वेट लॉस होने का रीजन ये कि अभी न्यूट्रिशन है वो उस इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेशन वगैरह अच्छे से नहीं हो रहा है तो शरीर को कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसकी वजह से सेल होगी वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इनडायरेक्टली सेल यदि ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो वेट होगा वो भी लॉस होता रहेगा, वेट होगा वो पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इस डिजीज की वजह से भी वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट मसल वेस्टिंग। ठीक है, मसल वेस्टिंग का मतलब ठीक है कि मस्कुलर ग्रोथ नहीं होना। ठीक है, मसल जो जिस बोन के आसपास में जो मसल्स है उसका धीरे धीरे कम हो जाना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसका जो साइज और शेप होता है वो कम हो जाना। ठीक है, उसकी जो लेयर्स होती है। ठीक है, एज एग्जांपल स्टार्टिंग के टाइम पे ये थी, डिजीज होने की वजह से धीरे धीरे उसके अंदर घिसा होने की वजह से पतली होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है मसल वेस्टिंग। ठीक है, इट मीन्स है कि स्टार्टिंग के अंदर मसल्स जो एक ऑर्गन है उसके अंदर मसल्स का लेयर इतना था। ठीक है, अब किसी प्रॉब्लम होने की वजह से मस्कुलर लेयर है वो इससे भी पतली होगी। ठीक है, पहले इस कंडीशन की थी अभी इतनी होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है मसल वेस्टिंग। ठीक है, मतलब धीरे धीरे मसल्स का जो क्वालिटी है वो उसका जो अमाउंट होता है उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन एंड द डिस्टेंशन। ठीक है, मीन्स जीआई ट्रैक्ट मतलब इंटेस्टाइन के अंदर या फिर एब्डोमेन के अंदर जो प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन इनडाइजेशन होने की वजह से जब भी खाना हम खाते हैं तो उसका यदि डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता तो फिर इन्फ्लामेशन मतलब पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो इनडायरेक्टली एब्डोमेन होता है वो पेन होता है। ठीक है, और क्या होता है कि उसके अंदर जो गैस बन जाता है। ठीक है, जो एसिडिटी गैस वाली कंडीशन, तो इसकी वजह से पेट होता है वो ऐसे फूला हुआ हो जाता है, मतलब पूरा बड़ा बड़ा सा हमको महसूस होता है। ठीक है, पेट है वो उसके अंदर गैस का फॉर्मेशन होने की वजह से बड़ा बड़ा सा लगता है। ठीक है, इसकी वजह से पेट होगा वो नीचे ऐसे गिरा हुआ हमको लटका हुआ हमको दिखता है और पूरा भारी भारी सा लगता है। ठीक है, तो उसको एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन, डिस्टेंशन का मतलब पूरा गैस के अंदर भरा हुआ हमको भारीपन उसके अंदर लगता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फटीग। ठीक है, मतलब एनर्जी का जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से उसके अंदर फटीग वगैरह रह सकती है। ठीक है, बेल्चिंग। ठीक है, बेल्चिंग इट मींस की डकार आना। ठीक है, जो डकार वगैरह आती है। ठीक है, तो वो डकार उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग मतलब उसको जी मचलना या फिर जो उल्टी के जैसा होता है उसके अंदर फीलिंग हो सकता है। ठीक है,
एंड द क्रैम्पिंग, ठीक है। क्रैम्पिंग इट मीन्स कि पेट के अंदर मरोड़े आना, ठीक है, जो गुर्र गुर्र की जो पेट के अंदर जो आवाजें आती, ठीक है, वो क्रैम्पिंग उसके अंदर अवेलेबल रह सकती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो क्रैम्पिंग होगी और जो गुर्र क्रैम्प की जो पेट के अंदर जो आवाज उसके अंदर आती है, ठीक है। तो these are the symptoms we can notice in the baby with the celiac disease, ठीक है। Okay, then next after the clinical manifestation related to the celiac disease, then next one the food stuffs which contain the gluten protein, ठीक है। मीन्स ऐसे कौन कौन से जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन अवेलेबल रहता है, ठीक है, और वो चिल्ड्रंस को हमको नहीं देना है, ठीक है, उनको अवॉइड करवाना है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे जो फुल फॉर्म उसको निमोनिक हम जा सकते हैं ब्रोज, ठीक है। ब्रोज इट मीन्स बी स्टैंड फॉर द बार्ली, द बार्ली नाम का जो सीरियल ग्रेन्स होता है वो बार्ली, राई, ठीक है, जो राई जो होती, ठीक है, और ओट्स और व्हीट मतलब गेहूं और स्पेल्ट, ठीक है। स्पेल्ट मीन्स जो एक गेहूं का टाइप है स्पेल्ट, ठीक है। तो ये जो फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बी से बार्ले, आर से राई, ओ से ओट्स, डब्ल्यू से व्हीट एंड एच फॉर द स्पेल्ट, ठीक है। तो ये फूड प्रोडक्ट होता है, उनके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बिस्किट्स, ब्रेड्स, अदर जो फूड प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको अवॉइड करवाना है। उनसे बने हुए, इन सब से बने हुए बिस्किट्स, ठीक है, चॉकलेट्स, अदर ब्रेड्स और अदर टोस्ट वगैरह होते हैं वो उनको अवॉइड करवाना, उनके कांटेक्ट में नहीं लाना, वरना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसके अंदर नोटिस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन फूड प्रोडक्ट को अवॉइड करवाना है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इसी कंडीशन के अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर कोई स्पेसिफिक कोई टेस्ट या फिर अदर मेजरमेंट जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाएगा कि एज सबसे पहले बर्थ के टाइम से ही जो बेबी होता है, ठीक है, तो वो एक बार उसको पता नहीं होता है कि मेरे को सीलिएक डिजीज है, ठीक है। वो एक बार ऐसे प्रोडक्ट को खाएगा जिसके अंदर ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है, तो एक बार तो उस कंडीशन से उसको गुजरना ही होगा, ठीक है। क्योंकि बर्थ के टाइम से बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी प्रोडक्ट का यूज किए हुए उसको पता नहीं होता है कि मेरे को सही में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक बार उस कंडीशन को एक्सपोज होगा, देन नेक्स्ट उसके बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स या फिर वो सेल्फ वो बता सकता है, उसको अवॉइड करेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट से हाइपर सेंसिटिविटी है, तो मेरे को इनसे अवॉइड करना है। तो हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ठीक है, मतलब इससे पहले तो इसकी कोई हेल्थ प्रोफाइल है तो उसके अंदर लिखा हुआ है दिस पर्सन इज हाइपर सेंसिटिविटी टू द ग्लूटेन प्रोटीन, ठीक है। तो इस हमको पता लग सकता है कि इसको जो डाइट प्लान के अंदर ये प्रोडक्ट है हमको नहीं देने हैं, ठीक है। या फिर उसके फैमिली मेंबर्स हमको बताते हैं कि हमने इसको क्या क्या दिया था, ठीक है। यदि फैमिली मेंबर्स हमको आगे ये बताते हैं कि हमने उसको गेहूं से बना हुआ टोस्ट हमने खिलाया था, ब्रेड्स होता वो ये हमने पहली बार हमने इसको खिलाई थी, उसके बाद में इसके अंदर ये प्रॉब्लम होने लग गई, डायरियल वाली कंडीशन होगी, तो उसमें उनकी वजह से हम डाउट कर सकते हैं कि मे भी सीलिएक डिजीज हो सकती है। कि वो हमको ये बता रहे हैं कि ओट्स का पाउडर हमने खिलाया था, गेहूं की बनी उसको रोटी हमने खिलाई थी, तो इसकी वजह से यदि डिफॉर्मिटी, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो रहा है, तो ये कंडीशन वो हिस्ट्री के दौरान कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन का एडमिशन उसके साइन एंड सिम्टम हेड से लेकर तो तक उसकी बॉडी को इवेलुएट हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, मीन्स उसका एब्डोमिनल का क्लियर इमेजेस है, मतलब इन्फ्लेमेशन रिएक्शन किस टाइप का हुआ तो उसको इवेलुएट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इंटेस्टाइनल जो जीआई ट्रैक्ट है उसका विजुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। एंड
CBC, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होने की वजह से जो ब्लड का अमाउंट होता है एनीमिक कंडीशंस उसके अंदर नहीं हो तो सेल की ब्लड सेल काउंट किया जाता है और उसके अंदर मास्ट सेल्स मतलब जो हाइपरसेंसिटिव मास्ट सेल्स का लेवल हो तो उसके अंदर बढ़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है। यदि मास्ट सेल्स का लेवल बढ़ा हुआ तो वो एलर्जिक रिएक्शंस का कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। Then next one, the management process of the celiac disease, ठीक है। मीन्स जो celiac disease है उसका हम क्लिनिकल जो उसका आइडेंटिफिकेशन उसको कंफर्मली डायग्नोस करने के बाद में उस कंडीशन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है वो वैसे भी जेनेटिकली यदि अवेलेबल उसके अंदर रहती है, ठीक है, तो उसको ट्रीट में भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंदर सेलुलर जो मेंटेनेंस उसके अंदर हुआ है बर्थ के टाइम से हुआ है तो उसको हम ट्रीट नहीं भी कर सकते हैं। उस बेबी को हम अवॉइड कर सकते हैं कि वो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन उसके अंदर है तो उस प्रोडक्ट को अवॉइड करवाना है, लाइफ टाइम तक उसको सेफ्टी ये मेंटेनेंस करके रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जब भी मतलब जो सीलिएक डिजीज वाले जो सिम्टम्स में ग्लूटेन प्रोटीन के कांटेक्ट के अंदर वो आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे कि उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स अराइज होते हैं जैसे कि सिम्टम्स के अंदर हमने देखा कि उसको डायरिया वाली कंडीशंस हो रही है, मसल क्रैम्पिंग वगैरह हो रही है, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है, और उस इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशंस हो गई है या फिर उसको नोजिया वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स या फिर उसका इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन और उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होने की वजह से दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है उनका भी यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि आर्टिफिशियली जो इंजेक्शन के फॉर्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट उसके अंदर अवेलेबल है बट वो भी सिम्टोमेटिक, ठीक है, पार्टिकुलरली उसको डिजीज के लिए नहीं है कि उस डिजीज को खत्म किया जाए, ठीक है। तो एंटी डायरिया जो डायरिया को कम करने वाली जो दवाइयां वो उसको प्रेस्क्राइब करवाएंगे, ठीक है। एंटी एमेटिक जो मेडिसिन होती है, एंटी एमेटिक जो उल्टी या नोजिया वॉमिटिंग को कम करवा सकती है ऐसी मेडिसिन हम उसको देते हैं, ठीक है। एंटी एलर्जिक मतलब जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है मतलब एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसको कम करवाने के लिए जो मास्ट सेल्स होती है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होता है, ठीक है, तो उसको कम करवाने के लिए एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती है वो हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने की वजह से मसल रिलैक्सेशन देते हैं मतलब जो क्रैम्पिंग जो मरोड़े आ रही है पेट के अंदर जो गुडर गुडर जो बज रहा है उसको कम करने के लिए मसल रिलैक्सेशन हम देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर स्टेरॉइड्स मेडिसिन मतलब बेसिकली जो स्टेरॉइड मेडिसिन वो हाईली जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल या जीआई ट्रैक्ट का इंफ्लेमेशन को रोकने के लिए हम उसको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो प्रेस्क्राइब हम करवाते हैं, ठीक है। द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स होते हैं ठीक जैसे कि विटामिन प्रोटीन का डाइट जो इंजेक्शन के अंदर अवेलेबल है उनको हम उसको प्रेस्क्राइब हम करवाते हैं, ठीक है। तो द मेडिकल मैनेजमेंट इंटरवेंशन फॉर द सीलिएक डिजीज, ओके। देन नेक्स्ट इन द सेम इंटरवेंशन इसके अंदर जो नर्सिंग एडवाइसेस उसको दी जाती है, ठीक है, मीन्स जो नर्सेस होगी, ठीक है, जो वो हेल्थ केयर पर्सनल्स के फॉर्म के अंदर उसके जो फैमिली मेंबर्स या फिर जो सेल्फ जो चिल्ड्रंस होता है उसको कुछ एडवाइस देगी रिलेटेड टू द सीलिएक डिजीज, ठीक है। तो उसी के अंदर अवेयर द चाइल्ड, ठीक है, मीन्स अवेयर द चाइल्ड एंड द फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, मीन्स सेल्फ जो
चाइल्ड है उसको या फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स है उनको जो ये सीलिएक डिजीज नाम की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका ओवरऑल क्या मैकेनिज्म रहता है, उनको अवेयरनेस करना, उनको एजुकेट करवाना कि इसके अंदर ये होता है। तो इसकी वजह से आपको घबराना नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है वो ट्रीटेबल जो नहीं भी है, ठीक है, पर उसको किसके अंदर वो एजुकेटेड उनको करवाना, उनको सेटलमेंट को एडजस्टमेंट करवाना है, ठीक है। Then next, educate the child self and the family members to avoid the gluten foodstuffs, ठीक है, मीन्स उसके फैमिली मेंबर्स चिल्ड्रंस को सेल्फ खुद को उनको बताना है कि ग्लूटेन नाम के प्रोटीन होता है, उससे आपको बच के रहना है, ठीक है, मतलब उनको अवॉइड करना है, उनको यूज में नहीं लेना है, ठीक है। या फिर कोई भी पैकेट वगैरह खरीद रहे बाहर से, यदि मार्केट से कुछ पैकेट वगैरह जो खाने के लिए वो परचेज कर रहे, ठीक है, तो उसकी जो लेबलिंग होती है उस लेबल को पहले रीड करना चाहिए कि इसके अंदर ऐसा कोई ग्लूटेन नाम का प्रोटीन का जो प्रोडक्ट उसके अंदर जिससे तो नहीं बनाया गया, तो उसको हमको परचेज नहीं करना है उस बेबी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, गिव द ग्लूटेन फ्री डाइट, ठीक है, या फिर उस बेबी को ग्लूटेन जो प्रोटीन वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं देने के साथ साथ उसको अदर जो प्रोडक्ट ग्लूटेन प्रोटीन जो फ्री प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट जैसे कि बीन्स, मतलब जो दाल वगैरह हो, जो दाने वगैरह होते हैं, पल्सेस जो दाल वगैरह होती है, राइस, एग और मिल्क प्रोडक्ट वगैरह हम उसको दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, मीट वगैरह होता है, तो वो उसका न्यूट्रिशनल डेवलपमेंटल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। और अवॉइड क्या करवाना है, तो ग्लूटेन वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उन फूड स्टफ्स को अवॉइड करवाना है, ठीक है। तो दिस अबाउट द फर्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंजेनिटल डिसऑर्डर, दैट इज अ सीलियक डिजीज. In the next class we discuss about the another disorders. Thank you.